बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, जो हमारा रिमेनिंग हाफ चैप्टर रह गया था, हाफ से भी कम जो है कुछ टॉपिक्स रह गए थे चैप्टर 3 के, तो आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मैंने आपको हाफ से ज़्यादा चैप्टर मैंने आपको समझा दिया था, कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया था। बिल्कुल टॉपिक जो है बिल्कुल क्लियरली मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे, समझाए थे। फिर जो बकिया अब रह गया उसको आज कंटिन्यू करेंगे, फिर इसके बाद इसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यार काइंडली इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। ठीक है, अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भेंट करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, तो चलते हैं अपने जो है बकिया टॉपिक्स की तरफ। तो मैंने आपको जो है लास्ट ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ तक समझा दिया था। ठीक है यहाँ वैल्यू ऑफ जी तक हमारा हो चुका था। उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा बेटा क्या टॉपिक है, फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो फोर्स क्या होती है। अब देखो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और जो भी हमारा मास, ये बेसिक टॉपिक्स हैं। ठीक है, मतलब ये कह लो केमिस्ट्री फिज़िक्स के अंदर बिल्कुल ही बेसिक चीज़ है। अब ये क्या होता है, काफ़ी बच्चों के इन इन चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होता। अगर आपको ये क्लियर होंगी तो आगे जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये क्या है कि समटाइम्स पेपर में बिल्कुल इजी जो है टेस्ट देता है, बेसिक एमसीक्यूज देता है। ठीक है, समटाइम्स क्या आते ही अब बेसिक है। बिल्कुल बच्चा जो है हार्ड हार्ड एमसीक्यूज की तैयारी कर रहा होता है, बहुत हार्ड हार्ड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहा होता है, लेकिन क्या है, बिल्कुल बेसिक आ जाता है, बच्चा वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारा फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे फोर्स। ठीक है, फोर्स क्या होती है। अब उसने देखो दो डेफिनेशन हमारे को दिए, एक को दिए क्वांटिटेटिव डेफिनेशन और एक दिए क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव ये रही, क्वांटिटेटिव ये रही। ठीक है, अब इसमें देखो फोर्स क्या बोलता है, वो कहता है फोर्स में बी डिफाइंड एज अ फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स क्या है, हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, विच चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी और टेंड्स टू चेंज द स्टेट। अब देखो यहाँ पे उसने क्या बोला है बेटा, फोर्स का काम क्या होता है। उसने पहले बोला कि फोर्स में भी डिफाइन एज। ठीक है, फोर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। भाई एक फिजिकल क्वांटिटी ना फोर्स। ठीक है, उसने ये बात बोल दी। फिर आगे उसने कहा हमारे को, ठीक है, आगे उसने क्या कहा हमारे को, विच चेंज द स्टेट, यानी कि फोर्स हमारे पास क्या है बेटा, अगर कोई भी जो मतलब फोर्स का आपके पास क्या काम करती है, किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करती है। क्या करती है, किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करती है। फोर्स हमारे पास क्या काम करती है, वो बेटा किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करती है। ठीक है, यहाँ पे उसने क्या बात बोली, चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी, यानी कि बॉडी, वो जो फोर्स है हमारे पास, अगर कोई भी बॉडी हमारे पर रखी हुई है, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास कोई भी जो है चीज़ है। ठीक है, यहाँ से मैंने जो है फोर्स उसके ऊपर लगाई और बॉडी यहाँ से मूव होकर हमारे पास यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो क्या करा, बॉडी ने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया, अपनी हालत को चेंज कर लिया, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है बेटा, फोर्स कहलाती है। ठीक है, और आगे उसने क्या बात बोली, और टेंड्स टू चेंज द स्टेट। अच्छा, फोर्स जो है हमारे पास न्यूटन के सेकंड लॉ में भी आती है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ में भी फोर्स की बात होती है। ठीक है, अभी हम उसको भी डिस्कस करेंगे आगे। अभी यहाँ पे अगर आपको फोर्स समझ में आ गई तो आगे आपको जो है न्यूटन का फर्स्ट और सेकंड लॉ भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो वो क्या बोल रहा है, और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ अ मोशन। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि अगर ये देखो आपके पास ये दीवार है। ठीक है, ये आपके पास वॉल है, आप समझ लो ये आपकी दीवार है। अब इसके ऊपर आप फोर्स लगाओ तो ये क्या अपनी स्टेट को चेंज करेगा, नहीं करेगा ना। आपकी दीवार एक ही जगह पे फिक्स रहेगी। यहाँ पे समझ लो ये आपकी दीवार है, आपने इसके ऊपर ताकत लगाई, बहुत ताकत लगाते जाओ, तो अपनी हालत को चेंज करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, फोर्स का काम होता है किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करना। ठीक है, यानी कि आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करो और वो क्या कर जाए, मूव कर जाए चीज़। ठीक है, या तो ये काम है, या तो उसका काम होता है चीज़ों को चेंज करना। ठीक है, या तो काम होता है उसका चेंज करना, तो उसे हम फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो मूव नहीं करेगा। अब ये दीवार जो है अपनी ही जगह पे फिक्स रहेगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, फोर्स कहते हैं। तो आगे जो ये और टेंस टू चेंज द स्टेट का मतलब ये था कि उसका मतलब काम होता है उस चीज़ को चेंज करना। ठीक है, आगे बोलता है इट प्रोड्यूस मोशन और टेंस टू प्रोड्यूस मोशन। ठीक है, देखो आपने उसने क्या बोला कि वो जो हमारे पास फोर्स जो है वो क्या करती है, मोशन, मतलब कि किसी बॉडी के अंदर मोशन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अगर किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओगे, बॉडी रेस्ट के अंदर है, उसके ऊपर ताकत अप्लाई करोगे, यानी कि फोर्स आप लगाओगे, तो बॉडी किस में आ जाएगी, मोशन को प्रोड्यूस कर देगी। ठीक है, यहाँ पर जो है वो बॉडी क्या करती है, स्टॉप भी हो जाती है। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है, उसको आप पकड़ लेते हो, रोक लेते हो, तो बॉडी क्या हो गई, स्टॉप हो गई, मोशन से किस में चले गए, रेस्ट के अंदर। तो ये भी एक काम है फोर्स का। और फोर्स का तीसरा काम है, वो फोर्स क्या करती है, हमारे पास एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस करती है। क्या करती है, एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस करती है, यानी कि आप
किसी बॉडी में जो आप दोगे, आप फोर्स लगाओगे तो उसके अंदर क्या चीज़ प्रोड्यूस हो जाती है, एक्सेलरेशन हो जाती है। ठीक है, ये न्यूटन का सेकंड लॉ भी यही बात है कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सेलरेशन का और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास के। ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको फोर्स समझ में आएगा। अच्छा, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन उसने क्या दिया, वो कहता है फिजिकल क्वांटिटी विच इज ऑब्टेन्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, फोर्स क्या होती है, वो कह रहा है कि फोर्स जो है हमारे पास प्रोडक्ट होता है किसका, मास एंड एक्सेलरेशन का, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, फोर्स बोलते हैं। यानी कि आपका फोर्स का फार्मूला क्या बना, F इज इक्वल टू एम ए। यानी कि अगर किसी भी बॉडी में, हमने अभी यही बात पढ़ी कि प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, यानी किसी भी बॉडी में हम फोर्स अप्लाई करें। ठीक है, बॉडी क्या है, मास है, कोई बॉडी क्या होगी, एक मास होगी ना, एक ऑब्जेक्ट होगा, मास होगा कोई भी, तो उस मास के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर क्या चीज़ प्रोड्यूस हो जाती है बेटा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, हो जाती है। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारे पास मास और एक्सेलरेशन का क्या बना, प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, दोनों आपस में मिली, तो इन दोनों के रिलेशन को, मतलब इन दोनों के मिलने को, इन दोनों के मिलाप को फिर हम कहते हैं वो क्या हो जाती है, फोर्स बन जाती है। ठीक है, तो फोर्स की एक डेफिनेशन ये भी हुई। ठीक है, फोर्स बेसिकली बस सिंपल ये है कि किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करो, वो क्या कर देती है, बॉडी की स्टेट को चेंज कर देती है। ठीक है, उसे हम फोर्स कहते हैं। आगे इसके रिप्रेजेंटेशन क्या है, उसको डिनोट करते हैं हम एफ के ऊपर, ये हमारे पास एरो, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और जो इसकी डायमेंशन होती है हमारे पास ml⁻²। ठीक है, इसका यूनिट हमारे पास क्या होता है बेटा, ऐसा यूनिट होता है इसका न्यूटन। ठीक है, आगे क्या बोलता है, आफ्टर द नेम ऑफ फेमस साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, उसने आगे क्या बात बोली, वो कह रहा है कि आपका जो फोर्स का यूनिट न्यूटन है, ये कैसे हुआ, इसका जो नाम रखा गया था, फेमस जो आपका साइंटिस्ट था सर आइजैक न्यूटन, उसी के उस पर जो है इसका यूनिट रखा गया। यानी कि इसके बारे में जिसने बताया था वो न्यूटन था, तो उसने अपने नाम पर इसका जो है इसका यूनिट रख दिया। ठीक है, इसका अदर जो यूनिट्स होता है हमारे पास, वो कौन सा होता है बेटा, डाइन और पाउंड्स। ठीक है, ये दो है, इसके अलग दो अदर यूनिट्स भी होते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं न्यूटन। 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, ये आपने याद रखना, पूछ सकता है, या एज अ डायमेंशन में काम आती है ये चीज़। ठीक है, कभी कभार पूछ लेता है कि न्यूटन जो है इसकी डायमेंशन क्या होगी न्यूटन की। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 न्यूटन पहले किसके इक्वल होता है, किलोग्राम मीटर, सॉरी किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आपका 1 डाइन किसके इक्वल होता है, आपके पास यहाँ पे ग्राम आ जाएगा, किलो जो है किलोग्राम की जगह। ठीक है, फिर आपका पाउंड्स में आ जाएगा कि 1 पाउंड किसके जो है इक्वल होता है, स्लग फुट इन डिवाइडेड बाय सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, ये आपने जो है ये 3 यूनिट्स हैं किसके, फोर्स के, ये आपने याद रखने हैं। अच्छा जी, फिर इस जो है इसका रिलेशन आ जाता है, रिलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कि आपका नोट जो है न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन है और इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, आगे आ जाता है हमारे पास बेटा वेट। ठीक है, हम किसी बॉडी का वेट करते हैं। ठीक है, उसको हम जो इसकी पैमाइश करते हैं, उसकी मेजरमेंट करते हैं, इसका वेट कितना है, या मतलब हम ऐसे भी बोलते हैं ना कि कितना कितना वेट है, इसका वजन कितना है, इस तरह बोलते हैं वजन। तो ये होता है क्या है, ठीक है, वो क्या बोलता है, अ फोर्स बाय विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्ट टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड वेट। अब देखो वेट क्या है, वो कह रहा है कोई भी अर्थ के ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये आपकी अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ मैंने जो है थोड़ा सही नहीं बनाया, खैर अर्थ है, और इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट बेटा आपका रखा हुआ है। अब वो क्या कह रहा है, वो ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरफ जा रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है नीचे की तरफ। नीचे कहाँ पे, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ, यानी कि ये अर्थ का सेंटर है, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि अगर आपकी बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, ये चीज़ हमने ग्रेविटी में पढ़ी थी ना कि बॉडी नीचे की तरफ जा रही थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फार्मूले के बाय फिजिकली मैं आपको समझाता हूँ। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, कोई ना कोई मास है, यानी कि एम है, ऐसा ही है, और नीचे की तरफ जा रही है। कहाँ पे जा रही है बेटा, नीचे की तरफ, यानी कि सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ जा रही है ना, एक बीच की तरफ, एक एक अट्रैक्ट हो रही है वो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ। ठीक है, यानी नीचे की तरफ मूव कर रही है। अब जब नीचे की तरफ मूव कर रही है, किसकी वजह से कर रही है बेटा, नीचे की तरफ जो मूव कर रही है वो बेसिकली आपको पता है वो किसकी वजह से मूव कर रही है, जी की वजह से। जी क्या है हमारे पास, ग्रेविटी। अब देखो रिलेशन किसकी से हो गया, इन दोनों का रिलेशन हो गया, यानी कि मास इंटू जो है ग्रेविटी। ठीक है, मास इंटू ग्रेविटी, ये हमारे पास मिलके क्या बनाते हैं बेटा, वेट बनाते हैं। यानी कि इसकी एक और डेफिनेशन अगर मैं आपको बोलूँ, द प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू ग्रेविटी इज कॉल्ड वेट। ठीक है, आपकी बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ है, उसके ऊपर कोई फोर्स ऐसी लग रही है जो उसको नीचे की तरफ खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ, तो उसे हम वेट बोलते हैं। ठीक है, कभी समटाइम्स लोग इसे मास भी बोलते हैं। मास एक अलग चीज़ है और वेट एक अलग चीज़ है। ठीक है, ये दोनों
अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं W से। ये भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन है। कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है ना, हमें डायरेक्शन तो गिवन है, बॉड और जो हमारे पास मास है वो किस तरफ जा रहा है उसकी हमें एक डायरेक्शन गिवन है, वो कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसकी डायमेंशन हमारे पास क्या होगी बेटा, वही जो मतलब फोर्स की डायमेंशन होती है। ठीक है, अच्छा जी, वो कहता है वेट डस नॉट रिमेन सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। ठीक है, वो कह रहा है कि आपका वेट जो है वो हर जगह सेम नहीं होता यूनिवर्स में। ठीक है, कहीं कहीं वेट ज़्यादा भी होता है। ठीक है, इट चेंजेज विद रिस्पेक्ट टू हाइट एंड डीप। ठीक है, आपका जो वेट जो है वो चेंज होता है किसके रिस्पेक्ट से, हाइट की रिस्पेक्ट से और डेप्थ की रिस्पेक्ट से। यानी कि जो नीचे की तरफ है डेप्थ कितनी है या हाइट कितनी है, हाइट के ऊपर आपका ऑब्जेक्ट है तो जो है उस हिसाब से वो चेंज होगा। ठीक है, इसका मैथमेटिकली फार्मूला क्या बनेगा, जो मैंने भी आपको बताया, W इज इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू ग्रेविटी। ठीक है, अच्छा जी, वेट इज मेजर्ड बाय द डिवाइस एंड नॉन एज स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, अब देखो वही आपको पता है यार, किसके जरिए मेजर करते हैं हम वेट को। आपको पता है जब भी आप कोई फल लेते हो या कोई भी चीज़ लेते हो, अब तो डिजिटल चीज़ हो गई, मशीन आ गई, मशीन के ऊपर रखते हैं हम, आपको वेट बता देती है। लेकिन बेसिकली पहले किस तरह जो है इसको किया जाता था मेजर, वो आपका जो बैलेंस वाला स्प्रिंग होता था, मतलब एक साइड पर हम पत्थर रखते हैं और एक साइड पे कोई जो भी हमारी चीज़ होती है उसको रखते हैं, फिर दोनों को बैलेंस रखते हैं, तो इससे हमारे को वेट मालूम हो जाता है। ठीक है, अच्छा आगे क्या बोलता है, वो कहता है वेट बिकम्स जीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ। यानी कि आपका जो वेट है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ अर्थ, ये उसका पॉइंट है। यहाँ पे आके जो आपका वेट जो है क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। यानी कि W की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी। ठीक है, आगे बोला इसका जो यूनिट होता है हमारे पास वो भी न्यूटन ही होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि फोर्स का फार्मूला क्या है, फिजिकल्स टू एम ए, और वेट का फार्मूला क्या है, जो है W इजिकल्स टू एम जी, यानी कि इसका यूनिट हमें पता है, इसका भी यूनिट पता है, तो दोनों का यूनिट अगर प्रोडक्ट करो तो हमारे पास न्यूटन ही बनाता है इसका प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास वेट का कॉन्सेप्ट। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब पढ़ते हैं मास। ठीक है, मास क्या होता है, मास बेसिकली कि बेटा क्या होता है, वो कहता है क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। अब देखो बहुत सिंपल है, मास है क्या, वो कहता है अगर किसी भी बॉडी में कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास, उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन है, यानी कि आपके पास बहुत मिकदार में क्या है बेटा, मैटर है। मैटर क्या होता है आपको पता है, एनीथिंग, सॉरी, हर वो चीज़ जो जगह रखे और वजन गिरे वो हमारे पास क्या कहलाता है बेटा, मैटर कहलाता है। ठीक है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइड स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। यानी कि हर वो बॉडी जो आपकी जगह भी रखे और वजन भी घेरे उसे हम क्या कहते हैं, मास। ठीक है, मिसाल के तौर पे कुछ भी चीज़ हो सकती है, मोबाइल, पंखा, फ्रिज, लैपटॉप, आप खुद भी एक जो है मैटर हो, मैटर से बने हो ना, मैटर को उर्दू में कहते हैं मादा। ठीक है, यानी कि हर वो चीज़ जो जगह भी रखे, ठीक है, और वजन भी रखे और जगह भी घेरे, उसे हम बेटा क्या बोलते हैं बेटा, मैटर। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट, ठीक है, आपकी जो बॉडी है उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट कह रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, मास बोलते हैं। ठीक है, उसको डिनोट करते हैं एम से। ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और जो है इसकी मेजरमेंट हमारे पास कैसे होती है, फिजिकल बैलेंस के जरिए। ठीक है, मास रिमेनिंग कांस्टेंट एवरीवेयर इन यूनिवर्स। ठीक है, मास आपका बेटा हर जगह क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं होता। ठीक है, मास का यूनिट आपको पता है क्या होता है, किलोग्राम। ठीक है, और इसके अदर यूनिट्स होता है हमारे पास ग्राम और स्लग। ठीक है, और ये हमारे पास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इसकी जो डायमेंशन होती है बेटा वो हमारे पास क्या होती है, कैपिटल M होती है। ठीक है, ये थे मेन पॉइंट्स मास के। आगे चलते हैं, आगे आ जाती है हमारे पास टेंशन। ठीक है, बहुत मज़े का टॉपिक है टेंशन। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं तो आपको जो है फिर भी समझा देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये टेंशन है क्या, एक टेंशन होती है बेसिकली जो रियल लाइफ में होती है टेंशन, जो स्टूडेंट होगा उसे पढ़ाई की टेंशन होगी। ठीक है, नौकरी की टेंशन होगी, छोकरी की टेंशन होगी, और भी बहुत सारी टेंशनें होती हैं। ठीक है, रियल लाइफ में बहुत सारी होती हैं। ठीक है, और फिजिक्स में टेंशन क्या होती है बेटा, फिजिक्स के अंदर जो है टेंशन, ये भी हमारे पास एक फोर्स है। ठीक है, क्या है, हमारे पास एक फोर्स है, फिजिक्स के अंदर भी टेंशन हमारे पास एक फोर्स कहलाती है। ठीक है, आगे क्या बोलता है, वो कहता है इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज सस्पेंडेड बाय मीन्स ऑफ अ स्ट्रिंग। ठीक है, आप वो क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सस्पेंड हो रहा है बाय मीन्स ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग के जरिए। ठीक है, यानी कि कोई भी एक चीज़ है वो स्प्रिंग के साथ अटैच है, ये आपका स्प्रिंग है। ठीक है, ये आपका क्या है बेटा, स्प्रिंग है, इसके साथ कोई चीज़ अटैच है। ठीक है, a rectangular force is produced by in string acting vertically upward, such a force is called tension in string। ठीक है, अब देखो वो क्या होगा कि मतलब कि
बात करें, ये मिसाल ये आपका मास है, ठीक है, ये आपका क्या है बेटा, मास है, क्या है, एक स्प्रिंग के साथ अटैच है। ऐसा ही आपका मास जो है वो क्या है, एक स्प्रिंग के साथ अटैच है। अब वो मास अटैच है, वो नीचे की तरफ जाएगा, मास यानी कि वेट जो है नीचे की तरफ होगा, ये आपका मास है। और जो अपवर्ड जो एक फोर्स लगेगी, अपवर्ड प्रोड्यूस होगी, एक स्ट्रिंग की तरफ फोर्स प्रोड्यूस होगी, यानी कि स्ट्रिंग के साथ एक फोर्स ऊपर भी जाएगी ना, उस फोर्स को हम कौन सी बोलते हैं बेटा, टेंशन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ये आप डायग्राम से समझ सकते हो, ये हमारे पास क्या है बेटा, टेंशन फोर्स है। अब बेसिक, अगर ये आप जो गूगल पे इसकी बेसिक डेफिनेशन देख लेना, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा टेंशन जो है क्या होता है। ये पेपर में नहीं आता ज़्यादातर इतना, और जो है मे भी आ भी सकता है, लेकिन ये इतना नहीं आता, ठीक है। इतना क्या कि कभी भी मैंने इसको पेपर में आते हुए नहीं देखा एमसीक्यूज में, ठीक है। अच्छा, इसके डिनोट करते हैं टी से। ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है, मतलब जो फोर्स का यूनिट होगा वो भी इसका यूनिट होगा, ठीक है। बस ये है कि ये फोर्स जो है हमारे पास कब जो है कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। यहाँ पे जो पॉइंट लिखा हुआ है ना कि हमारे पास ये ऊपर की तरफ फोर्स लगती है, अपवर्ड की तरफ, तो इसे हम टेंशन फोर्स कहते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास इसका यूनिट सेम होगा, ठीक है, इन अपवर्ड मोशन, ठीक है। ये मोशन कहाँ पे प्रोड्यूस करेगी, अपवर्ड, ऊपर की तरफ, ठीक है। इसकी नेट फोर्स हमारे पास क्या होगी, कि आप टी में से यानी कि फोर्स, टेंशन फोर्स में से वेट को माइनस कर दो, ठीक है, तो हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगी, ठीक है। अगर डाउनवर्ड इसकी फोर्स निकालें तो डब्ल्यू में से माइनस टी कर दो, यानी कि अगर आपका वेट बढ़ा है, यहाँ पे जो बता रहे हैं ना, इट मीन्स कि आपका वेट जो है वो ज़्यादा है और टेंशन फोर्स कम है, ठीक है। अगर आपकी टेंशन फोर्स ज़्यादा है, वेट कम है, तो हमारे पास अपवर्ड की मोशन की जो है नेट फोर्स आ जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है, जो कि क्या है, न्यूटन्स के लॉज, ठीक है। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, और इसमें से हर साल 1 से 2 क्वेश्चंस लाजमी देता है, ठीक है। एक क्वेश्चन लाजमी आता है, वो क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मतलब समटाइम्स क्वेश्चन आपको क्या कर देता है, वो चेंज करके दे देता है, ठीक है। देखो, अब न्यूटन के लॉज हमारे को क्या कहते हैं, ठीक है। देखो, आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक चाचा, एक दरख्त के नीचे एक चाचा बैठे हुए थे, उसके ऊपर सेब आके गिरा, तो और जो है फिर उसने कोई 3 लॉ दिए थे, ठीक है, कि वही लॉ है, ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। अब न्यूटन के लॉज हमारे को क्या कहते हैं, वो क्या बोलता है कि इन 1687, ठीक है, सर आइजैक न्यूटन इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स एंड मोशन, ठीक है। देखो, आपका एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था, सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। उसने कौन से साल में, 1687 ईयर्स में, ठीक है, मतलब इस साल के अंदर उसने एक रिलेशन बताया था, इस्टेब्लिश किया था रिलेशन फोर्स एंड मोशन के बीच में, ठीक है। उसने बोला था कि फोर्स और मोशन के बीच में कोई ना कोई रिलेशन है, उसके बारे में उसने 3 लॉ दिए थे, ठीक है। कौन कौन से, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। अब देखो, न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमारे को बेटा क्या कहता है, वो कहता है कि क्या बोलता है हमारे को, वो कहता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। अब देखो, न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमारे को बेटा क्या कह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी बॉडी है आपकी, कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, कोई भी बॉडी, ठीक है, वो कहाँ है, रेस्ट में, ठीक है, रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अगर आपकी कोई भी बॉडी रेस्ट में या यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है, क्या कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, किसमें, एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, वो कब तक अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती, अपनी हालत को, कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे, या यानी कि मिसाली के तौर पर अगर ये आपकी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये रेस्ट के अंदर पड़ा हुआ है, अब ये रेस्ट के अंदर ही रहेगा, कब तक रहेगा, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स बाहर से ना लगे इसके ऊपर, ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, तो ये अपनी हालत को चेंज कर सकता है, नहीं कर सकता, कब तक नहीं कर सकता, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई भी बॉडी यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है, अगर ये कोई भी बॉडी है हमारे पास, ये क्या कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन में, यानी कि चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। अब ये चलती रहेगी, यानी कि अगर ये मूव करती रहेगी, कब तक कब तक रहेगी, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ठीक है। यहाँ पे मिसाल के तौर पे इसने खुद से फोर्स लगा ली, या कोई एक्सटर्नल फोर्स आई, उसने यहाँ पे आके उसे रोक दिया, ठीक है, ये कोई भी आदमी आ गया, उसने उसे रोक दिया, ठीक है। ये टेढ़ा मेढ़ा आदमी बन गया, लेकिन ऐसा ही है हमारा आदमी, ठीक है। हमारा मुजाहिद जो है वो ऐसा ही है, बस वो इस हालत में भी रोक लेगा इस बॉडी को, ठीक है। अब देखो, ये कहलाता है हमारे पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो ये होता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब इसमें हमारे को 2 डेफिनेशन मिलती है, कौन कौन सी, एक फोर्स की और एक इनर्शिया की, ठीक है। फोर्स तो मैंने आपको समझा दिया, एक और दफ़ा जो है रिकॉल कर देता हूँ। वो क्या बोलता है, इट इज़ एन एजेंट दैट चेंज और टेंस टू चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब देखो, फोर्स क्या हमारे पास एक एजेंट है, एजेंट का मतलब क्या होता है, चेंज करना, ठीक है, काम करना,
ठीक है, वो क्या काम कर रहा है, चेंज कर रहा है। एजेंट का मतलब क्या है, काम करना। तो फोर्स हमारे पास एक काम करती है, मदद करती है किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करना, या तो उसका काम होता है इस बॉडी की स्टेट को चेंज करना, उसे हम फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ये मैं अभी पीछे आपको समझा चुका हूँ। अच्छा, इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया बहुत अच्छा टॉपिक है ये हमारे पास। अब देखो इनर्शिया क्या होता है बेटा हमारे पास, वो कहता है कि इट इज़ अ प्रॉपर्टी दैट मेंटेन्स और टेंस टू स्टेट द ऑफ अ बॉडी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या बात बोल रहा है वो। अब देखो बेटा इनर्शिया क्या है, अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, ये मैंने जैसे एग्जांपल दी थी आपको, ये बॉडी किस में पड़ी हुई है, रेस्ट में पड़ रही है, यानी कि मूव नहीं कर रही। अब ये क्यों मूव नहीं कर रही, इसको रेस्ट में रखने वाली क्या चीज़ है, तो उसे हम इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, बॉडी अगर रेस्ट में है वो क्यों है, उसे ऐसी क्या चीज़ है जो उसको रेस्ट के अंदर रखी हुई है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं बेटा, इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो क्या करती है, मेंटेन करती है उस बॉडी को उस हालत में रखने में। ठीक है बेटा, उसे हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, या तो वो बॉडी जो है रेस्ट में जो मतलब रखी हुई है, ठीक है, उसको रखने में कौन मदद करती है, इनर्शिया करती है, या तो उसका काम होता है उस बॉडी को उस स्टेट में रखने का। ठीक है, यह इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है बेटा, तो ये होता है हमारे पास इनर्शिया। अब बात आता है हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ। अब न्यूटन का बेटा सेकंड लॉ हमारे को क्या बोलता है, न्यूटन का सेकंड लॉ बहुत इजी है, वो क्या है, एफ इजिकल्स टू एम ए। अब आप बोलोगे कि क्या सर एफ इजिकल्स टू एम ए क्या है, मतलब कि आपका जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एक्सेलरेशन के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास के। ये स्टेटमेंट है किसकी, न्यूटन के सेकंड लॉ की। अब देखो मैंने आपको अभी जब फोर्स समझाया था, मैंने उसके अंदर बात एक्सप्लेन की थी। ठीक है, मैंने क्या बताया, जब किसी भी बॉडी में फोर्स लगती है तो उसके अंदर क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो यही तो हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ था, और मैंने आपको बताई थी पीछे ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक बात जो है मैं आपको बता दूं कि जो अगर डायरेक्शन इसमें पूछ ले, ठीक है, यानी कि अगर पूछ ले अगर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसकी फोर्स की डायरेक्शन वो सवाल में अगर आपको दे दे कि फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है, यानी कि राइट तरफ। ठीक है, आपकी फोर्स कहाँ पे लग रही है, इस ऑब्जेक्ट की तरफ, मतलब इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है। ठीक है, और आपका ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव कर रहा है, राइट वर्ड, यानी कि राइट की तरफ जा रहा है, तो उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ होगी, वो भी बेटा इसी तरफ होगी। ठीक है, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में आपकी एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन इस तरफ हो जाती है तो उसे हम डी एक्सेलरेशन कहते हैं, ये भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो ये होता है न्यूटन का सेकेंड लॉ। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स, उसे हम फोर्स बोलते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट हमारी ये है। अब आ जाता है न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है, अब देखो बहुत इजी जो है आपके पास चीज़ है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है, बहुत अच्छी एग्जांपल दूंगा, आपको हंसी भी आएगी। ठीक है, देखो अब न्यूटन का थर्ड लॉ हमारे पास क्या है, वो अगर आपको कोई चमाट मारे रख के, तो क्या करोगे आप भी रख के उसको दो चमाट दोगे, ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। क्या है न्यूटन का थर्ड लॉ बेटा, आप किसी को चमाट मारो, वो भी उल्टा पलट के आपको चमाट मारे, तो ये होता है न्यूटन का थर्ड लॉ। अब डेफिनेशन हमारे को क्या बोलता है, वो कहता है दियर every there is an equal but opposite reaction is called न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यानी कि हर एक्शन का बेटा इक्वल रिएक्शन होता है। ठीक है, हर एक्शन का अपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे आप किसी भी बॉल को मारते हो, दीवार की तरफ मारते हो, तो पलट के बॉल वापस आती है ना अपनी तरफ। इसी तरह या इस तरीके से एक रियल लाइफ इस्लामिक जो हम बात कर लें, अगर आप जो दोगे आपको वही मिलेगा, ऐसा होता है। आप जो चीज़ देते हो आपको वही चीज़ पलट के मिलती है, यही न्यूटन का थर्ड लॉ, यानी कि हर एक्शन का इक्वल अपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है, उसे हम न्यूटन का थर्ड लॉ बोलते हैं। उसके बाद मोमेंटम, वर्क और पावर, तो ये चीज़ अगला जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ये उसके अंदर आती हैं बातें। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये जो है न्यूटन के लॉज भी क्लियर हो गए होंगे। ये था आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और यहाँ पे हमारा जो है थर्ड चैप्टर कंप्लीट होता है इंशाल्लाह। फिर कल जो है मैं इसके एमसीक्यूज भी आपको बना के पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी बात समझ नहीं आई तो देखो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर गिवन होता है। ठीक है, काफ़ी सारे आगे मेरे को जो है डिस्क्रिप्शन में बोल रहे होते हैं, सॉरी कमेंट में बोल रहे होते हैं कि ये चीज़ ये क्या है, ये चीज़ वो समझ नहीं आ रही, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करो, मैं वहाँ पे आराम से रिप्लाई दे देता हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, डिस्क्रिप्शन में जो है ड्राइव लिंक होगी, उसके अंदर आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा जो है अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो मेरे व्हाट्सएप में पूछ लिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन होगी। ठीक है, तो हर बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखना।